जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 28वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 27वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो बोर्ड पीडीएफ है सॉल्यूशन सहित वो आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन में आपको रासायनिक अभिक्रिया दिखाई जा रही है, इसमें से संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शन के लिए जो आपको एक और समीकरण यहाँ पे लिखा गया है, तो आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ और प्रतिफल है उसको शब्द के रूप में लिखा गया है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं सर, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो शब्द के सहारे और दूसरा सर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं और जो प्रतिफल बन रहा है उसके संकेत और सूत्रों के सहारे। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बताया जा रहा है, ये क्या है तो सर हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच होने वाली अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण है। क्या है, आप सभी कहेंगे सर ये शब्द समीकरण है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो रासायनिक समीकरण होता है वो बेसिकली क्या होता है तो सर रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या होता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो सर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ब्रोमीन भाग ले रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अभिकारक का काम कौन कर रहा है, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट का काम कौन कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन कर रहा है। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है सर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये क्या है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, प्रतिफल है। क्या है, प्रतिफल है। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा कि सर रासायनिक समीकरण को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो शब्द समीकरण, दूसरा हम लोग संकेत और सूत्रों की सहायता से। तो ये चारों ऑप्शन इस शब्द समीकरण के लिए क्या है तो आप कहेंगे संकेत और सूत्र की सहायता से निरूपित किया हुआ समीकरण है। ध्यान देंगे आप सभी यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि गुरुजी अगर हम इसी रिएक्शन को मान के चलते हैं सिर्फ समझने के लिए कि इसमें अभिकारक और प्रतिफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक मिलेंगे और तीर चिन्ह के दाईं ओर हमको प्रतिफल मिलेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। कंसेप्ट क्या है तो सर अभिकारक और प्रतिफल दोनों और क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सर तत्व उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है कि परमाणु मौजूद होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल यानी कि जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है इसके परमाणु बराबर होते हैं। क्या होता है सर तो सर इसके समान परमाणु होते हैं। क्या होते हैं तो सर समान परमाणु की संख्या होती है, समान परमाणु की संख्या होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा तो आप कहेंगे कि सर अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट एवं प्रतिफल अभिकारक एवं प्रतिफल के असमान परमाणु संख्या होंगे, के असमान परमाणु संख्या होंगे, असमान परमाणु संख्या होंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप ये समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, सब समीकरण क्या होता है, संक्षिप्त निरूपण क्या होता है, ये फिर आपका संतुलित और असंतुलित क्या होता है। अब आप क्या कहेंगे कि सर हम लोग दोनों और परमाणु की संख्याओं को काउंट कर लेते हैं।
पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा तो इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए होगा, तो सर 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन चाहिए होगा, तब जाकर के ये क्या करेगा, तो सर रासायनिक अभिक्रिया करेगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बैलेंस करने के लिए हम लोग 2HBr यहां पे लिख देते हैं। तो आप कहेंगे सर आपने तो सीधे सीधे आंसर बता दिया। मेरे मित्र मैंने सिर्फ आपको यह बताया है कि अगर कहीं भी अभिक्रिया हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच होगी तो 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन चाहिए। अब आप संतुलित और असंतुलित को कैसे छांट सकते हैं, तो कहेंगे कि सर इधर हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 है, ब्रोमीन के परमाणु संख्या कितने हैं सर 2। अब मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि अभिकारक के और टोटल परमाणु की संख्या 2 + 2 कितनी हो गई, आप कहिएगा 4 हो गई। और इधर सर 2HBr है, मतलब क्या हुआ, तो सर 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन क्या है सर 4। मतलब साफ है कि सर जो ये हमारा समीकरण आपने बताया ये पहले से संतुलित है। क्या है सर, पहले से संतुलित है, क्योंकि परमाणु संख्या इधर भी 4 है और उधर भी क्या है सर 4 है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे H + Br और HBr है, तो ये भी तो हमारा संतुलित समीकरण हो सकता है। लेकिन मेरे मित्र मैंने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पहले क्या बताया कि जब भी अभिक्रिया होगी तो 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन की जरूरत होगी, और हम लोग भूल बस इसे HBr लिख सकते हैं तो उसको हम संतुलित कर लेंगे, लेकिन हम कभी भी H + Br नहीं कहेंगे। यह हमारा समीकरण ही, रासायनिक अभिक्रिया ही क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट H2 + 2Br है यहां पे, जबकि सर ये नहीं होगा। ये 2Br का मतलब हुआ कि ब्रोमीन के 2 अलग अलग परमाणु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, जबकि Br2 का मतलब क्या हुआ कि सर ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स यहां पे अभिक्रिया कर रहा है। क्योंकि अभिक्रिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, तो यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का निरूपण तो सही है, लेकिन 2Br ये सर निरूपण गलत है। आप कहेंगे सर तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है सर 2H + Br2, सर उसी का जस्ट उल्टा कर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। चौथा में है सर H2 + Br2 2HBr, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम 2 परमाणु को निरूपित करते हैं तो उसको हम लोग 2Br या फिर 2H के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसी जगह पे अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसको सर हम लोग H2 के रूप में लिखते हैं। अगर हम लोग ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो Br2 के रूप में लिखेंगे, ब्रोमीन के 2 परमाणु की बात करेंगे तो 2Br लिखेंगे। ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है सर HBr की। क्या किसकी की जा रही है, HBr की। क्या देख रहे हो सर, इसमें हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये ब्रोमीन क्या है, वर्ग 17 का एलिमेंट है जिसको हेलो ग्रुप बोला जाता है, और सर इसके जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग हैलाइड पढ़ते हैं। तो ये जो HBr है इसको आप हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो सर, हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हो। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है जिसको आप हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में देखते हो, ये क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखना एक प्रकार का कलरलेस गैस है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है। और ये किस फॉर्म में होगा, आप कहेंगे सर गैसियस फॉर्म में होगा। और साथ ही मेरे मित्र जब इस HBr को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तब ये क्या फॉर्म करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड फॉर्म करता है। तो अगर कहीं पे आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्या है, तो आप कहेंगे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जलीय सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन हाइड्रोब्रोमिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है सर, हाइड्रोब्रोमिक एसिड कहलाता है। साथ ही ये किस प्रकार का गैस है, आप कहेंगे गुरुजी कलरलेस गैस है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। सबसे कम, कम, सर्वाधिक, अधिक, सबसे कम, अधिक, सर्वाधिक कम, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बात प्रकीर्णन की जा रही है। किसकी की जा रही है, प्रकीर्णन की जा रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, स्कैटरिंग कहते हैं। मेरे मित्र इसी को हम लोग फिजिक्स के भाषा में प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। आप सबों को मालूम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि ये आपका प्रकाश की किरण है जो कि सीधी रेखा में चल रही है,
और ये कोई कण पे पड़ जाता है, यानी कि कोई पार्टिकल्स पे पड़ जाता है, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, तो सर ये पार्टिकल्स प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर इसे चारों तरफ बिखेर देते हैं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, तो सर चारों तरफ इसे बिखेर देते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश का किसी कणों द्वारा चारों तरफ बिखेरने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, रेले के अनुसार ये किस पे डिपेंड करता है, तो सर रेले के अनुसार, रेले एक साइंटिस्ट थे सर, रेल मत समझ जाइएगा, रेले के अनुसार ये तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करता है। और जो सर प्रकीर्णन होता है यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि ये 1/λ⁴ होता है, या सीधे सीधे आप कह सकते हो सर तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, हर एक रंग का अपना अपना एक तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, और उसी वेवलेंथ का सर व्युत्क्रमानुपाती होता है सर कि वो जो रंग है वो कितना ज्यादा प्रकीर्णित होगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी व्हेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द कलर, तो हम यहां पे सिंपल कह सकते हैं कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी कि ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली जो रंग होंगे उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, क्योंकि प्रकीर्णन तो व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंगदैर्घ्य के, और व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन से हमें पता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। मेरे मित्र मोटे तौर पे अगर हम आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाना चाहे तो आप सबों ने कई दफा याद करा है कि गुरुजी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आप सभी यहाँ पे प्रकीर्णन के इस रूल के हिसाब से क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अगर सबसे ज्यादा है तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करेंगे बैंगनी रंग की तो आप कहेंगे सर इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि बैंगनी रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होगी। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है, आप कहेंगे लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से क्या होता है, तो सर सबसे कम प्रकीर्णित होता है। क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णित होता है। काहे, तो सर इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में आप कहेंगे अधिक होती है। क्या होगी, अधिक होती है। तो मेरे मित्र सबसे कम और अधिक किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्रकीर्णन न सिर्फ प्रकीर्णित होने वाले रंगों के तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करती है, बल्कि ये जो प्रकीर्णन है ये प्रकीर्णित करने वाले कणों के आकार पे भी डिपेंड करती है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पे जो आपतित प्रकाश है इसको प्रकीर्णित किसके द्वारा किया जा रहा है, सर इस कण के द्वारा किया जा रहा है। तो अब यहां पे जो प्रकीर्णन की घटना होगी वो कण के आकार पे भी डिपेंड करेगी। आप कहेंगे कैसे डिपेंड करेगी, तो मेरे मित्र जो छोटे कण होंगे वो कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे, और जो बड़े कण होंगे वो ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या करेंगे, सर प्रकीर्णित करेंगे। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जो प्रकीर्णन की घटना होती है वो प्रकीर्णित कणों के आकार पे भी निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, X डैश हो सकता है या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण, या तो अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे बहुत सारे मित्र इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए कि चिन्ह परिपाटी को वो सही से समझ नहीं पाते हैं, जबकि मैंने चिन्ह परिपाटी पे बहुत पहले ही वीडियो बना रखा है। अगर आप भी साइन कन्वेंशन को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो सर वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सर बहुत ही सरल सा है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे मित्र आपको बस ये याद रखना है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी,
धनात्मक होगी, और मेरे मित्र आपका आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मैं यहां पे बात कर लूं पहले किसकी, बात कर लेता हूं सर पहले अवतल दर्पण की। आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र हो जाएगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो सर अगर ये कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। ध्यान से समझेंगे कि यहां पे जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कहां पे है, तो आप कहेंगे दर्पण में तो सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अवतल दर्पण के फोकस दूरी को मापने की कोशिश करेंगे तो जो दर्पण का ध्रुव ये है, इधर से हम इधर आएंगे कि इधर से इधर जाएंगे, आप कहेंगे जब ध्रुव से मापी जाएगी तो इधर से इधर आएंगे। तो चला जी इधर जो आएंगे तो आप देख रहे हैं आपतित प्रकाश की दिशा ये है, और सर आप अवतल दर्पण के फोकस दूरी को मापने के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, आप कहेंगे सर निगेटिव। दैट्स व्हाई फोकस दूरी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, आप कहेंगे सर जी निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस के बारे में आप क्या कहते हो कि गुरुजी अवतल लेंस जो होती है वो किनारे पे मोटा होती है, बीच में पतला होती है, और लेंस में सभी दूरी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। और अवतल लेंस का जो हम लोग मुख्य फोकस लेते हैं वो क्या लेते हैं, तो सर लेंस के बाईं ओर लेते हैं, यानी कि ये इसका मुख्य फोकस हो जाता है। तो मेरे मित्र अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो आप कहेंगे सर ये इस तरह से अपवर्तित होगी, और अगर हम इसके मुख्य फोकस को खोजना शुरू करेंगे तो हम यहां पे आएंगे। ध्यान देंगे कि सभी दूरी जो है वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो यहां पे कहेंगे सर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो आपतित प्रकाश की दिशा ये है, लेकिन हम प्रकाशीय केंद्र से इधर आ रहे हैं फोकस दूरी मापने के लिए। तो क्या देख रहे हैं कि सर यहां पे आपतित प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं, मतलब ये इसकी भी फोकस दूरी क्या होती है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी निगेटिव होती है। क्या होती है सर, निगेटिव होती है। तो मेरे मित्र ये आपका क्या है, आप कहेंगे ये हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, और ये हमारा क्या है, आप कहेंगे ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस है, और दोनों की फोकस दूरी सर ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक प्रकाशिक उपकरण x की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, तो x हो सकता है, आप कहेंगे या तो अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में या तो उत्तल लेंस, सर उत्तल की तो बात ही नहीं आ रही है, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें भी उत्तल की बात कर दी गई है, सर नहीं होगा, यहां पे भी उत्तल की बात कर दी गई है, नहीं होगा। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करेंगे उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की संरचना कुछ इस तरह से होगी, और प्रकाशिक केंद्र ये होगा, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है चेला जी वो क्या होती है, दाईं ओर होती है। तो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो सर ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी सेम कंडीशन में, यानी कि इस बिंदु पे अभिसरित होगी। ध्यान देंगे कि प्रकाशिक केंद्र से यहां तक आएंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर फोकस दूरी मापने के लिए हम लोग आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी चेला जी क्या होती है, आप सभी याद रखेंगे सर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो आप सभी कहेंगे कि यह दर्पण का ध्रुव होगा, और ये क्या होगा सर फोकस, और ये वक्रता केंद्र होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण चेला जी ऐसे आती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो आप कहेंगे सर ये अपवर्तित इधर से होगी, और हमें लगेगा कि ये यहां से आ रहा है, तो फोकस हमारा ये हुआ। हम कहेंगे सर दर्पण के ध्रुव से यहां तक आएंगे तो फोकस दूरी होगी। आप देख लो कि आपतित प्रकाश की दिशा ये है, और आप फोकस दूरी मापने के लिए भी इधर जा रहे हो, तो उत्तल दर्पण की जो आपका फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक। तो मेरे मित्र जब भी बात करी जाए अवतल दर्पण और अवतल लेंस की, आप कहेंगे फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। बात करी जाएगी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की, फोकस दूरी धनात्मक होगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, और चलो जी VVI करके इसको लिख लीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। आपका ऑप्शन है कि सॉरी आपका क्वेश्चन है कि इनमें से लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। मतलब सीधे सीधे आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है।
आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लाउड स्पीकर के बारे में तो हम जानते हैं कि इसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है, तो ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर भी आधारित होगा। अब ध्यान देंगे कि सर विद्युत फ्यूज हम सबों को मालूम है कि ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? तो सर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उस सिद्धांत पे विद्युत फ्यूज कार्य करता है। लेकिन ये वोल्ट मीटर और अमीटर तो हमें कंफ्यूज करेगा। मेरे मित्र, अमीटर से हम लोग धारा मापते हैं किसी परिपथ की, और वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं। तो सवाल ये है कि सर ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्या ये भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करते हैं? नहीं मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये वोल्ट मीटर और अमीटर भी आपका किस पे कार्य करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। ये भले ही धारा और विभवांतर को माप रहा हो, लेकिन कार्य किस पे करता है? तो सर जो आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो कहा जा रहा है कि धारावाही चालक पर लगने वाली बल की अवधारणा पर, तो सर ये इस पे आधारित होता है। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि सर लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, एमीटर ये तीनों धारावाही चालक पर लगने वाली बल की अवधारणा पर आधारित है, जबकि विद्युत फ्यूज विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन आधारित नहीं है? आप कहेंगे सर विद्युत फ्यूजन आधारित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने क्यों बोला कि ये आपके लिए भी आया है? इसीलिए कि अमूमन सारे छात्र अमीटर के बारे में विद्युत धारा मापते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, रट लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता है कि सर अमीटर की जो कार्य प्रणाली होती है वो किस पे आधारित होती है। और ऐसे प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से। इसलिए मैंने बोला कि वीवीआई है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ इसकी कार्य प्रणाली आपका क्या होता है? तो सर चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है, अमीटर और वोल्ट मीटर। बाद बाकी कंसेप्ट तो आपको मालूम है कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापती है और परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये कौन था? क्वेश्चन नंबर 4, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे नंबरिंग छूट गया, कोई बात नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टता पाई जाती है? मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन की बात की जा रही है, तो सिंपली आप समझ जाएंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, बहुकोशिकीय जंतु की बात की जा रही है। बहुकोशिकीय जंतु में हम हो गए, आप हो गए, बाद बाकी के और जितने भी जानवर आपको दिखाई पड़ते हैं वे सब के सब बहुकोशिकीय जीव में आ जाते हैं, और इन सभी की संरचना कैसी होती है? जटिल, कॉम्प्लेक्स होती है। आपसे कहा जा रहा है कि जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिका में कौन सी विशिष्टता पाई जाती है? ऑप्शन है कि नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है, मादा छोटी और गतिशील होती है। दूसरा है कि नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त छोटी, मादा बड़ी और गतिशील होती है। तीसरा है नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है। और नर जनन कोशिका बड़ी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार युक्त छोटी होती है। आपको यह बताना है कि जो लैंगिक प्रजनन में सर स्पर्म और ओवम की जरूरत पड़ती है, वो स्पर्म और ओवम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसी बेस पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीजर। जितने भी मतलब हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, और जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। मेल गैमेट्स के रूप में हम लोग स्पर्म को देखते हैं, फीमेल गैमेट्स के रूप में हम लोग ओवम को देखते हैं। अगर हम लोग इस दोनों के संरचना की बात करें तो चला जी आप सभी देख रहे होंगे कि स्पर्म की संरचना ये कुछ इस तरह से होती है, जबकि ओवम जिसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं इसकी संरचना इस तरह से होती है। स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? नर जनन कोशिका कहते हैं, जबकि ओवम को हम लोग क्या कहते हैं? सर मादा जनन कोशिका कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि ये जो स्पर्म होते हैं ये हमारे शरीर की क्या होती है? सर सबसे छोटी कोशिका भी मानी जाती है, और साथ ही ये क्या होता है? तो सर ये ओवम के साथ मिलने के लिए फैलोपियन ट्यूब में जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि सर जी ये गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। और साथ ही क्या होता है? तो गुरुजी ये छोटा होता है या छोटी होती है?
अब ये जो ओवम है सर, ये बनता कहां पे है सर? ओवरी में। और ये ओवरी में से कहां पे आता है सर? फैलोपियन ट्यूब में। इसकी गति उतनी ज्यादा नहीं होती है, ये क्या होते हैं सर? स्थिर होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। इससे स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टाइल होकर के क्या बना लेता है सर? भ्रूण बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। मतलब क्या हुआ कि सर ये स्थिर होता है, लेकिन मेरे मित्र इसकी संरचना को आप देखेंगे तो ये आपको कैसा लगेगा? तो सर ये जो है ये आपको खाद्य भंडार युक्त जैसा लगेगा, यानी कि आपको लगेगा कि इसमें कोई भोज्य पदार्थ भरा हुआ है और वास्तव में इसमें पोषण के लिए न्यूट्रिएंट्स भरे भी होते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर हमारे इस कंसेप्ट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि नर जनन कोशिका भले ही छोटी होती है लेकिन यह गतिशील होती है, जबकि जो मादा जनन कोशिका होती है वो बड़ी होती है और हमको कैसा दिखाई पड़ती है? तो सर हमको ये खाद्य भंडार युक्त जैसा, यानी कि उसमें खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं ऐसा दिखाई पड़ता है और वास्तव में इसमें न्यूट्रिशन के लिए पोषक तत्व भी अवेलेबल होते हैं। तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि सर अगर हम इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है, सीधे गलत हो जाएगा। नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त छोटी होती है, सीधे गलत हो जाएगा। जब भी खाद्य भंडार युक्त की बात करेंगे तो मादा जनन कोशिका को देखेंगे और हमारा आंसर ओवम यानी कि अंडाणु आएगा। तीसरा है सर नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील होती है, बिल्कुल सही है। और सर मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है, सर ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथ में चौथे ऑप्शन में दिया है नर जनन कोशिका बड़ी और गतिशील। आप कहेंगे सर बड़ी नहीं होती है, ये बड़ी देकर के यहां पे इसको क्या कर दिया सर? क्वेश्चन को, ऑप्शन को गलत कर दिया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। साथ ही मेरे मित्र, आप में से कई मित्रों का लगातार वीडियो के नीचे कमेंट था कि गुरुजी रक्षाबंधन पे आप अपने कोर्स पे ऑफर क्यों नहीं दे रहे हो, कब दोगे? तो भाई मेरे, आपका ऑफर चालू हो गया है और आप सभी अगर चाहते हैं आगामी सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन पढ़ना तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में, जो कि आपका अभी 299 में आप इनरोल हो सकते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका रक्षाबंधन ऑफर है ये आपका इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तब से स्टार्ट हो जा रही है और साथ ही ये ऑफर आपका कब तक चलेगा? तो सर टिल 31 अगस्त 12 बजे रात तक, टिल 31 अगस्त 12 बजे रात तक आप एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में 299 में इनरोल हो सकते हैं। और साथ ही जो एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच है जिसमें आपको लाइफ साइंस यानी कि सीबीटी 1 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सर सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों करवाया जाएगा, उसमें आप 349 में इनरोल हो सकते हैं। कब तक? तो सर 31 अगस्त 12 बजे रात तक ये आपका ऑफर लाइव रहेगा। साथ ही अगर आप में से कोई भी मित्र इस दोनों ही कोर्स से संबंधित किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सर दोनों जगह पे आपको नंबर दिया हुआ है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों ही बैचेज में जो आपको क्लासेस मिलेगी वो क्लासेस रिकॉर्डेड होगी। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लासेस कैसी होगी? तो सर जैसे यूट्यूब पे आपको रिकॉर्ड करके क्लास दिया जाता है ठीक उसी तरह से आपको इस पेड बैच में भी रिकॉर्ड करके क्लास दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने लाइव कभी पढ़ाया हो और उसको उठा करके आपके कोर्स में डाल दिया, ऐसा नहीं है, तो ये चीज नहीं सोचेंगे। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये कोर्स आपको कहां मिलेगा? ये हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पौधे की पत्ती द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? केवल बीज और विभोज्यों तक, केवल जड़ों और बीजों तक, केवल जड़ों और फलों तक, जड़ों, बीजों, फलों और विभोज्यों तक, उत्तक तक। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भोजन की आवश्यकता पौधे के हर एक भाग में होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीज और विभोज्यों तक, उत्तक को हो या फिर जड़ और बीज को ही हो या जड़ और फल को ही हो। आप क्या कहेंगे कि सर जड़ को भी आवश्यकता होती है, बीज को भी आवश्यकता होती है, फलों को भी आवश्यकता होती है और विभोज्यों तक, उत्तक को तो होती ही होती है। मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, जबकि जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 कि पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तकों तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है वाष्पोत्सर्जन, मेरे मित्र इसी को इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या होता है? तो सर पौधे के शरीर से जल जो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होती है उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पौधे के शरीर में जल का सतत परिवहन होता रहे इसके लिए
वाष्पोत्सर्जन बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के विलय और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर ये तो पौधे के शरीर से जल निकलने की प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुवर्तन गति, इसको हम लोग ट्रॉपिज्म मूवमेंट कहते हैं या ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि पौधे के जो जड़ होते हैं वो पानी की तलाश में क्या होते हैं, तो सर बहुत दूर तक चले जाते हैं जमीन के अंदर, इसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है। आप देखे होंगे कि सर सूरजमुखी का पौधा जब सूरज उगता है तो सर वो खिल जाता है, यानी कि उसको सर प्रकाश अनुवर्ती है वो, क्यों? क्योंकि वो सर प्रकाश जैसे ही उस पर पड़ता है तो प्रकाश के चलते उसमें उद्दीपन हो जाता है। तो किसी बाहरी उद्दीपन के चलते पौधे के शरीर में जो गति होती है उसको हम लोग अनुवर्तनी गति कहते हैं। अब ये आपका किसी केमिकल के प्रति हो सकता है, जल के प्रति हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो लाइट के प्रति हो सकता है। तो इस प्रकार की गति अनुवर्तनी गति कहलाती है। बिंदु स्राव, इसको गुटेशन बोला जाता है, जो पौधे में प्रायः क्या होता है, तो सर आपको मध्य रात्रि या सुबह के समय में देखने को मिलता है। और ये जो गुटेशन यानी कि बिंदु स्राव की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, तो सर पौधे के पत्ती में एक स्पेशल रचना पाई जाती है जिसको हम लोग जलरंध्र कहते हैं। उसके थ्रू पानी जो है वो बूंद बूंद के रूप में पौधे के शरीर से बाहर आता है। आप कहेंगे सर फिर ये भी हमारा नहीं होगा। मेरे मित्र सिंपली कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग हस्तांतरण कहेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत हैं और संगत कथन का चयन कीजिए। मेरे मित्र पहला ऑप्शन है कि इन्हें जलाए जाने पर CO2 उत्पन्न होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम लोग वैश्विक उष्मनन कहते हैं। क्या होता है, तो आप देखते होंगे कभी कभी गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाता है और कभी कभी ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा आपको ठंडी लगना शुरू हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, तो सर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के आप कह सकते हो अनियंत्रण की वजह से होता है, इरेगुलेशन की वजह से होता है। तो आपका ये पहला स्टेटमेंट तो सर कहीं ना कहीं सही है। दूसरा है कि इनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ये बात भी सही है। और ये लागत में किफायती होते हैं, ये सेंटेंस थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। चला नेक्स्ट, इन्हें जलाए जाने पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो विषाक्त होते हैं और अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, ये भी सही है। O2 की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है सर, कि अगर हम किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा और पर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो सर आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमको लग रहा है कि ये तीनों जो आपका ऑप्शन है ए, सी और डी, ये कहीं ना कहीं कोयला के उपयोग के प्रभाव को बता रहा है। जबकि यहां पे ये भी तो ठीक है कि सर इसका उपयोग करते हैं लेकिन ये लागत में किफायती होते हैं, ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है। और आपको क्या कहना था, तो सर असंगत कथन चुनना था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपसे कहा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंस के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयोजन की क्षमता, आप कहेंगे सर हमको P निकालना है जो कि P1 प्लस P2 के रूप में है, लेकिन हमको यह नहीं मालूम है कि P1 क्या है और P2 क्या है। कोई बात नहीं है, चला जी निकाल लेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस की बात की जा रही है, तो आप सभी याद रखेंगे अभिसारी मतलब उत्तल लेंस की बात की जा रही है। और साथ ही 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस की बात की जा रही है, तो अपसारी लेंस से आप सभी याद रखेंगे अवतल लेंस की बात की जा रही है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो आपका उत्तल लेंस होती है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस, तो अगर हम लोग सर बात करेंगे किसकी, उत्तल लेंस के केस में, यानी कि अभिसारी लेंस के केस में, तो जो अभिसारी लेंस है इसकी क्षमता कितनी होगी, जबकि इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप कहेंगे सर P = 1/f होगा। अच्छा, डायोप्टर तब आता है जब फोकस दूरी मीटर में हो, तब 50 सेंटीमीटर दिया है, चला तक हम मीटर में ना बदल सकते हैं। आप कहेंगे सर 0.5 मीटर, तो 1/0.5 पॉइंट हटाइए, 5 दूना 10, ये कितना आ गया, चला जी 2 डायोप्टर, इसको P1 मान लीजिए। और अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस की बात करें तो इसकी क्षमता को हम लोग P2 मान लेते हैं। P2 = क्या होगा, आप कहेंगे सर 1/f ही होगा। अच्छा, ये कितना है,
तो सर 20 सेंटीमीटर, तो सर 20 सेंटीमीटर आपका मीटर में कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर ऊपर क्या डालेंगे सर, तो सर 0 और 2 5 10 हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हम ऋणात्मक लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -5t। क्या हो जाएगा -5t। अब हमें दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात करना है, तो सर P = P1 + P2 आपने बताया है, तो हम लोग कहेंगे कि गुरुजी P = P1 हमारा कितना है 2 डायोप्टर, और साथ ही P2 कितना है हमारा, आप कहेंगे सर -5 डायोप्टर। तो मेरे मित्र 2 अब प्लस माइनस माइनस होगा, 2 +- क्या कहेंगे सर जी -3 डायोप्टर। देख लीजिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित तालिका जंतुओं में विभिन्न उपकला उत्तक और विभिन्न भागों में उनकी स्थिति को दर्शाता है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला चीज तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे जंतु उत्तक की यानी कि एनिमल टिश्यू की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये 4 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे मित्र कह रहे होंगे गुरुजी क्या होता है, भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, ये जंतु उत्तक जो है ये आपका 4 प्रकार का होता है, और वो क्या है, तो उपसंयोजी पेशी तंत्र, उपसंयोजी पेशी तंत्र, उप से उपकला उत्तक याद रख लेना, संयोजी से संयोजी उत्तक, पेशी से पेशी उत्तक और तंत्र से तंत्रिका उत्तक, और यही 4 प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका उपकला उत्तक होता है इसी को इंग्लिश में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और इस एपिथेलियल टिश्यू के भी क्या होते हैं सर, कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका स्क्वैमस एपिथेलियल हो गया, फिर आपका कॉलुमनर एपिथेलियल हो गया, फिर आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल हो गया, फिर आपका सिलिटेड एपिथेलियल हो गया। अब इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सल्की उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक, पक्षमाभी उपकला उत्तक। और मेरे मित्र इन सभी उत्तक के भी अपने अपने प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपलर कॉलुमनर, अब इसी में सिलिएटेड कॉलुमनर भी हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इस प्रकार में इसको डिवाइड करते हैं। सिंपली आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल उत्तक होता है, या फिर जो सिंपल क्यूबाइडल आपका उत्तक होता है, या फिर सिंपल कॉलुमनर होता है, या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, इन सभी की संरचना में भिन्नता पाई जाती है। क्या भिन्नता पाई जाती है, तो आप सभी देख रहे होंगे कि इन चारों संरचना में आपको ब्लू कलर का सर डॉटेड मिल रहा होगा, ये जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये सर इस उत्तक में उपस्थित कोशिका के केंद्रक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या देख रहे हैं कि सर सिंपल क्यूबाइडल में जो हम लोग यहां पे देख रहे हैं सर केंद्रक, वो क्या है, बीच में है। सिंपल स्क्वैमस यानी कि सरल सल्की उपकला उत्तक में जो आपका केंद्रक है वो सर क्या कर रहा है, सर ऊपर की ओर छू रहा है। सिंपल कॉलुमनर में सर नीचे की ओर है। स्ट्रेटिफाइड में सर ये बीच में एक जाल की तरह बना हुआ है। बड़े मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें केंद्रक आपको क्या दिखाई पड़ रहा है सर, ऊपर की ओर लटका हुआ, ये बेसिकली आपको कहां देखने को मिलता है, तो सर ये बेसिकली ग्रास नली के स्तर में देखने को मिलता है, या फिर रक्त वाहिकाओं के स्तर में देखने को मिलता है। और मेरे मित्र आप सभी अगर यहाँ पे उपकला उत्तक और उसकी स्थिति को मैच करने की कोशिश करेंगे तो आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा कि गुरुजी इसमें इस उपकला उत्तक में यहां पे अगर हम देखें तो हम जो न्यूक्लियस देख रहे हैं वो क्या है, तो सर ये इस तरह से सटा हुआ है। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, आप कहेंगे सर यहां पे सटा हुआ है, यहां पे भी 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 सटा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है सर इससे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका पहला ऑप्शन है इसको हम लोग कौन सा उत्तक कहते हैं, तो सर इसको हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियल कहते हैं। क्या करता है, तो सर स्क्वैमस एपिथेलियल जो है ये बेसिकली जो है रक्त वाहिकाओं के स्तर या फिर ग्रास नली के स्तर में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में देख लीजिए कहां पे कुछ लिखा हुआ है इससे संबंधित, सर रक्त वाहिका का स्तर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है ये किसके साथ मैच करेगा, आप कहेंगे गुरुजी 3 के साथ मैच करेगा। मेरे मित्र साथ ही ध्यान देंगे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस की संरचना है वो यहां पे कुछ इस तरीके से है। आप अगर इसी चीज को मैच करवाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये जो हमारा दिख रहा है ये कहीं ना कहीं इस संरचना से मैच कर रहा है। तो मेरे मित्र ये आपका जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्यूबाइडल एपिथेलियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियल। ध्यान में रखेंगे कि इसी को क्यूबाइडल एपिथेलियल को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? हिंदी में घनाकार उपकला उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाकार उपकला उत्तक कहते हैं। और जनरली ये जो आपका घनाकार उपकला उत्तक होता है ये कहां पाया जाता है? तो सर ये श्वेत ग्रंथि में, साथ ही लार ग्रंथि में। तो मतलब साफ है कि सर जहां से श्रवण वाला कार्य हो रहा होगा वहां पे ये हमको क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू दिखाई पड़ जाएगा। और आप कह रहे हैं कि ये क्यूबाइडल एपिथेलियल उत्तक जो है ये लार ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। तो हमारे ऑप्शन में तो लार ग्रंथि की वाहिनी दिया हुआ है, तो क्या हमारा बी जो है वो 4 के साथ मिलेगा? बिल्कुल चिलसी। किसके साथ मिल जाएगा सर? 4 के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी देख रहे हैं कि ये वाला जो आपको संरचना दिख रहा है इसमें न्यूक्लियस आप यहां पे फाउंड कर रहे हैं, यानी कि यहां पे इसको देख पा रहे हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये सेम चीज हमको कॉलमनर में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? कॉलमनर एपिथेलियल में दिख रहा है, यानी कि स्तंभाकार उपकला उत्तक में दिख रहा है। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका स्तंभाकार उपकला उत्तक होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल कॉलमनर होता है और दूसरा सिलिएटेड कॉलमनर होता है। सिलिएटेड में क्या होते हैं? तो सर उसमें रोम जैसी संरचना पाई जाती है। और मेरे मित्र जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आपके श्वास नली का निर्माण करता है। और आप सभी को मालूम है कि आपके श्वास नली में सिलिया यानी कि रोम जैसी संरचना पाई जाती है जो एयर फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो आप कहेंगे कि सर ये है तो कॉलमनर एपिथेलियल, स्तंभाकार उत्तक आपका, लेकिन ये क्या है? तो सर इसमें रोम मौजूद है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हम लोग इसको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। और मेरे मित्र ये क्या करेगा? आपके श्वास नली में पाया जाता है, यानी कि ये श्वास नली के निर्माण में मदद करता है। तो जो आपका सी है ये किसके साथ मैच कर जाएगा? 1 के साथ मैच कर जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ये जो डी है ये आप देख रहे होंगे कि सेम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल के जैसा दिख रहा है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से है? तो सर इस तरह से एक जाली बना हुआ है, मतलब इसको हम लोग अस्तरित उपकला उत्तक कहते हैं, जो कि आपके त्वचा निर्माण में या आप कह सकते हो त्वचा में पाया जाता है। तो सर जो डी है वो कहां मैच कर जाएगा? आप कहेंगे सर 2 में मैच कर जाएगा। मेरे मित्र देख लीजिए आपका ए 3, बी 4, सी 1 और डी जो है वो 2 किस में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र आप सबको मालूम है 1/f = 1/v + 1/u होता है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर vu = हमारा क्या हो जाएगा? v + u। चला जी 1/f = v + u = vu हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो vu = क्या कहेंगे सर जी? f = v + u हो जाएगा। और मेरे मित्र जब आप f की बात करेंगे तो f = क्या होगा? vu/v + u। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आप कहेंगे सर vu या uv दोनों तो हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ पे uv प्लस u प्लस भी लिखा हुआ है, तो सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको उल्टा के लिख दो सर या ऐसे लिखो, बतवा तो बराबर है। अच्छा दूसरा ऑप्शन में देखेंगे तो v प्लस यू ऊपर है, नहीं होगा। u भी, ये माइनस कहां से आएगा? इसमें भी माइनस है तो माइनस तो नहीं आएगा सर। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई तालिका में यदि ए बी सी डी ई क्रमशः आवर्त सारणी के 15, 16, 17 की पंक्तियों 1 से 4 की स्थिति में तत्वों के परमाणु क्रमांक है तो उनके सही क्रम की पहचान कीजिए। मेरे मित्र कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये गैस करना है कि सर किसका परमाणु संख्या ज्यादा है और उस हिसाब से उसको सजा देना है। ध्यान में रखेंगे आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु संख्या बढ़ेगी, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु संख्या बढ़ेगी। तो आप आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओ या फिर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाओ, दोनों ही स्थिति में आपको परमाणु संख्या बढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा। और मेरे मित्र अगर हम आवर्त सारणी की सहायता से इन सभी ए सी बी डी के जगह पे तत्वों को रखें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ए के जगह पे हमारा नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो गुरुजी आप कहेंगे
कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या गुरुजी 7 होगा। अब ध्यान देंगे कि C है आपका, अब वर्ग 16 का पहला तत्व होगा, आप कहेंगे सर ये तो ऑक्सीजन हो जाएगा, इसकी परमाणु संख्या 8। अब देखिए B है तो सर ये वर्ग 15 का, यहां पे अगर चौथा तत्व बात करेंगे तो SBM, इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 51 हो जाएगी। ध्यान देंगे कि अब D भी है तो सर टेलुरियम, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर टेलुरियम की जो परमाणु संख्या होगी वो हमारा 52 हो जाएगा, यहां 53 आएगा। और मेरे मित्र फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु संख्या आप कहेंगे सर 35, यानी कि E के जगह पे कौन आएगा, सर ब्रोमीन आएगा। आप क्या देख रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा D का है, सबसे ज्यादा D का है, उससे कम सर 51 B का है, फिर सर 35 है ये, यानी कि E का है, और फिर सर तो हम कहेंगे कि सर फिर हमारा ऑक्सीजन आएगा, और मेरे मित्र O रखा आएगा यहाँ पे, और साथ ही ध्यान देंगे कि इसके बाद हमारा क्या होगा, आप कहेंगे नाइट्रोजन, तो ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। अच्छा ये क्रम क्या बता रहा है कि गुरुजी सबसे बड़ी परमाणु संख्या D की है, उससे कम B की, अब फिर उससे कम E की, फिर उससे कम O की, फिर उससे कम अच्छा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो O रखे हैं चला ये O नहीं होगा, ये C होगा, ठीक है, हमने फ्लुएंस में सर तत्व का ही नाम रख दिया था, यहाँ पे वो नहीं होगा। सी में आपका ऑक्सीजन है, और फिर सर उससे कम किसकी है परमाणु संख्या, तो सर सबसे कम परमाणु संख्या A की है, क्योंकि नाइट्रोजन है। तो देख लीजिए ये वाला आपका किस में मैच करता है, आप कहेंगे सर A ये तो होगा नहीं, B वाला भी नहीं होगा, सर D इज ग्रेटर देन B, अब B इज ग्रेटर देन E, E इज ग्रेटर देन C, और C इज ग्रेटर देन A। सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऐसे प्रश्न को आप अचानक से चाहेंगे सॉल्व कर लेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को याद रखना होगा। बगैर याद रखे ये सब सवाल में आप कंफ्यूज होते रहेंगे, सर इसकी तो गारंटी रहेगी, क्योंकि चीजें ऐसी होती है ना कि आप सिर्फ किसी एक खास वर्ग या खास आवर्त के तत्वों को तो याद कर लेते हो, लेकिन जब इस तरह से दे दिया जाता है तो वहां पे बड़ा मुश्किल होता है। इसका एक ही उपाय है कि आप थोड़े थोड़े अंतराल पे आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति और परमाणु संख्या को देखते रहें, यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की निम्नलिखित में से कौन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है तो कोई बात नहीं है, उपयोग नहीं है, ध्यान में रखेंगे। पहला है कि इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बात की जा रही है, चला धरफराना नहीं है। NaOH इसी को कास्टिक सोडा बोला जाता है, यहाँ तो उपयोग होता ही है साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, और कागज के विनिर्माण में भी उपयोग होता है। और कहा जा रहा है कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है। सर ये नहीं होता, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहेंगे कि सर उपयोग नहीं है हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 वाला स्टेटमेंट। तो देख लीजिए केवल 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की एक अस्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा I² RT, कोई लाग लपेटा नहीं है, जूल साहब ने इसके बारे में बताया था, और सर I² RT को हम लोग जूल का उसमें नियम के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल वाले सेशन में करवाया था और इसी सेट से उठाया था। मेरे ख्याल से बहुत सारे मित्र बना भी लेंगे और बहुत सारे मित्रों को कंफ्यूजन भी होगा। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो पहले चला जी हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। 2 प्रतिरोध ले लेते हैं, मान लीजिए एगो प्रतिरोध ये हो गया, एगो प्रतिरोध आपका ये हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं सर, तो सर इसको हम जोड़ दे रहे हैं। मेरे मित्र ये श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, तो एगो हो गया आपका 8 ओम का और दूसर का हो गया 12 ओम का। ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम में जब जुड़ा हुआ होता है प्रतिरोध, इससे समान धारा बहती है, यानी कि जितना धारा इससे बहेगी उतना ही धारा इससे भी बहेगी, लेकिन इस दोनों का जो विभव होगा वो अलग अलग होगा, यानी कि इसका विभव V1 होगा और इसका विभव क्या होगा, V2 होगा। ध्यान देंगे कि ये जो बैटरी है वो कितना है, 6 वोल्ट का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, हमने संयोजित कर दिया। यदि V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों पर विभव पात है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि धारा तो सेम बहेगी लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा, तो विभवांतर को V1 और V2 मान लिए। तो आपसे यह कहा जा रहा है कि I1 और I2 उनसे प्रवाहित होने वाली धारा है, तो V1/V2 और I1/I2 क्या होगा। चला जी एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे कि जब सर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो सभी प्रतिरोध से समान धारा बहेगी और समान चीजों का अनुपात 1 होता है, यानी कि एक आंसर आपका आ गया है कि I1/I2 क्या होगा,
सर 1 होगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसे समान धारा बहेगी, और समान धारा को आप कितना बार काटते रहिएगा? कहेंगे सर हर बार एक के आएगा। अब लोचा ये है कि सर हाउ कैन वी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कैसे पता करेंगे? मेरे मित्र सरल तरीके से पता करेंगे। आप कहेंगे कि सर जब ये 6 वोल्ट बैटरी के साथ जुटा हुआ है तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि इससे जो समान धारा बह रही है वो धारा कितनी है। आप कहेंगे कि गुरुजी I इक्वल टू V बटा R होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे V आपका कितना है, आप कहेंगे सॉरी V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बटा R। ठीक है, मुझे लगा गलत लिख दिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर आपका जो विद्युत धारा है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर V बटा R, तो ये 6 हो गया, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो 12 8 20, 6 बटा 20। विद्युत धारा कितना है सर, आप कहेंगे 6 बटा 20 है। मेरे मित्र आपका ये विद्युत धारा इस प्रतिरोध से भी बह रहा है और इससे भी बह रहा है। ध्यान देंगे कि अगर हम यहाँ पे V1 निकालेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1। ध्यान देंगे I कितना है, आप कहिएगा 6 बटा 20 है, 6 बटा 20 है। R1 कितना है, तो आप कहेंगे सर R1 हमारा 8 ओम है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हमारा कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दहाई के 20। ध्यान देंगे फिर इसको काट सकते हैं क्या, 2 दूना 4 और 2 5 10, ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर 6 दूना 12 बटा 5, कितना हो गया 12 बटा 5। आपका V1 कितना आ गया 12 बटा 5। अगर हम V2 की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये IR2 हो जाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे I हमारा कितना है, आप कहेंगे सर 6 बटा 20 ही लेंगे, और R2 कितना है सर, तो सर 12 है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर 8 यहाँ पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 6 के 12 और 2 दहाई के 20। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम और इसको सॉल्व करें तो 2 तिया 6 और 2 5 10, 6 तिया 18 बटा 5। अब अगर हम V1 बटा V2 बात करें, क्योंकि V1 और V2 दोनों आपने निकाल लिया है, तो आप कहेंगे V1 बटा V2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 बटा 5, 12 बटा 5 और सर बटा 18 बटा 5। तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिख दीजिए 5 बटा 18, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 छाके 12, 2 नमा 18, 3 से कट जाएगा सर, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि V1 बटा V2 कितना आ गया, आप कहेंगे गुरुजी 2 बटा 3। तो देख लीजिए 2 बटा 3 और 1 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में आपका 2 बटा 3 और 1 है। मतलब इसी को कहते हैं सर चिराग तले अंधेरा। पेन यहाँ पे है, हम उधर खोज रहे हैं 2 बटा 3 और 1। तो सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे ये एक कैसे लाए, तो सर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इससे समान धारा बहेगी, तो जाहिर सी बात है कि समान चीजों का अनुपात तो एक ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है कि उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। पहला है स्टेटमेंट की तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान। मेरे मित्र बिल्कुल सही है, आप सबों को मालूम है कि आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में या किसी सर एक वर्ग में जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं उसके गुणों में कुछ न कुछ समानता होती है। तो इसी आधार पे हम तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में सजाए हैं या वैज्ञानिकों ने सजाया है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है कि जो मूलभूत आवश्यकता थी वो ये थी कि जो विभिन्न तत्वों का गुण है उसका एक पैटर्न मिल रहा है जिसके हिसाब से अगले तत्व के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं। दूसरा है कि तत्वों की उनकी संश्लेषण के आधार पर पुनर्व्यवस्था, ये तो गलत है। संश्लेषण हम कहीं से करेंगे उससे हमें क्या मतलब है, उसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है या नहीं कर रही है, तब उसी आधार पर हम उसको आवर्त या वर्ग में रखेंगे, इस बात से हमें मतलब है। तो आप कहेंगे सर ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा। विभिन्न तत्वों के रंगों की सामग्री जानकारी प्राप्त करना, सर विभिन्न तत्वों के रंग का कलर क्या है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे हमें क्या लेना देना है। आप कहेंगे सर सही बात केवल और केवल स्टेटमेंट 1 है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए केवल 1। आइए बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। संतुलित आहार बोले तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। आपका संतुलित आहार का मतलब बर्गर पिज्जा नहीं होता है सर। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है कि बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आप कहेंगे कहीं से संतुलित आहार नहीं दिख रहा है। रोटी सब्जी तक तो ठीक है गुरुजी, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं दिख रहा है संतुलित आहार। रोटी, दाल और सब्जी हम लोग खाते हैं एक भोजन के रूप में और एक संतुलित आहार इसको माना जाता है, जबकि चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स
सर बिल्कुल नहीं होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध गैस आपका कौन सा है? आप सभी ध्यान में रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्योंकि सर सोडियम सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो सर दुर्गंध गैस आपका H2S ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, बेकिंग सोडा के निर्माण में हमें साधारण नमक, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया तीनों की जरूरत होती है और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। मैंने ये इस सेशन इसी सीरीज में सर पीछे के वीडियो में आपको समझाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है और दूसरा है कि परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। मेरे मित्र दोनों ही बात सही है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके बारे में भी कंसेप्ट मैं आपको पीछे की वीडियो में भरपूर तरीके से दे चुका हूं, इसमें और कोई लाग लपेटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि CuSO4 प्लस Mg रिएक्ट करके MgSO4 और कॉपर बना रहा है, तो आपसे ये कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम डैश है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एक तो मैग्नीशियम कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि Cu प्लस और SO4 माइनस है। अच्छा, Cu प्लस कोई भी चीज पॉजिटिव आयन तब बनाता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला इसको विस्थापित कर दिया जा रहा है किसके द्वारा? तो सर मैग्नीशियम के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है। मैग्नीशियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है सर? तो सर सल्फेट को दिया जा रहा है और कॉपर को हटा दे रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि तोरा इहो दे रहा है पॉजिटिव आयन, हम देंगे पॉजिटिव आयन, तो हमारे साथ रह, कॉपर के साथ काहे रह रहा है, हम ओकरा से ज्यादा अभिक्रियाशील भी है। तो सर जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में देखा जाता है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपचायक अभिकर्मक हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा सर, जो ग्रहण कर रहा होगा उसको हम लोग ऑक्सीकारक अभिकर्मक कहेंगे। अब मेरे मित्र उत्प्रेरक कैटलिस्ट वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, या कह सकते हो सर नियमित रूप से चलाने में सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोलिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? मेरे मित्र आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? मैंने इसी सेशन में सर आपको पीछे के सेशन में अच्छे से करवाया है और मैं चाहता हूं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। बताइए, ये भी नहीं सॉल्व होगा सर? इसका भी आंसर आप सभी ही देंगे और आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? स्व अपहरासन गुण? नहीं सर। परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता? दूसरा है कि कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने का गुण और विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने का गुण। आप सभी क्या कहेंगे कि परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता, और इसी के चलते ये क्या करता है? तो सर बहुत ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। और मेरे मित्र आपके इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था वो 24 नंबर था। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे और अब अगर आपको इस टाइप का दोबारा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।